हम्म। चलो, आज वैसे काफी सारे न्यूज़ हैं, मतलब रोज के कंपैरिजन में। हम्म। कुछ तो रिपीटिशंस भी हैं काफी सारे, कुछ जो है वो अंडरस्टैंडिंग वाले हैं। अब कर्नाटका भारत गौरव ट्रेन, इसका जो है वो यूनियन मिनिस्टर स्टेट हैं रेलवेज और जल शक्ति के, इन्होंने एक नया बुक लॉन्च किया है, टेबल बुक, कॉफी टेबल बुक। और इसका नाम है कर्नाटका भारत गौरव ट्रेन जर्नी ऑफ अ थाउजेंड श्राइन्स। और इसका जो है वो कल रेल भवन में इन्होंने वो किया, लॉन्च किया। और अगर हम कर्नाटका भारत गौरव ट्रेन की बात करें, तो ये एक प्रोग्राम है जिसके तहत जो इंडियन रेलवेज है, वो जो हमारे इम्पोर्टेंट जो तीर्थ स्थल हैं, पिलग्रिमेज साइट्स हैं, उनको जो है वो वहां तक यात्रियों को पहुंचाने का उनके पूरी अच्छे से जो है वो व्यवस्था करता है, ताकि टूरिज्म को, कल्चर को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी को जो है वो बढ़ावा मिल सके। और ये हमारा जो नेशनल प्लान है, देखो देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके तहत जो राष्ट्रीय एक भावना है, नेशनल इंटीग्रेशन की भावना, उसको भी बढ़ावा देने का काम करता है। और ये जो कर्नाटका भारत गौरव ट्रेन है, इसमें कई सारी मतलब इनकी जर्नी के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे ये काशी दर्शन, ज्योतिर्लिंग का दर्शन होता है इसके थ्रू, शक्तिपीठ है, दक्षिण यात्रा है, पुरी जगन्नाथ यात्रा, द्वारका यात्रा, मतलब जितने भी प्रमुख तीर्थ स्थल हैं हिंदू उसमें, उनको जो है वो ये ट्रेन जो है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। और इसमें मील्स वगैरह है तीर्थार्थियों को ध्यान में रखते हुए, जैसे वेजिटेरियन मील है, एकोमोडेशन रहता है, ट्रांसपोर्ट इजी रहता है, गाइड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये है। तो इसने काफी सारे ट्रिप्स जो है वो सक्सेसफुली किए हैं, और इसमें बताया गया कि इस या ट्रेन के थ्रू जो है वो अ, करीब जो है वो 28,000 से ज्यादा जो पिलग्रिम्स हैं उन्होंने ट्रेवल किया अभी तक। 46 इसकी ट्रिप्स हुई हैं। और इससे जो है वो तीर्थ जो स्थल हैं उनकी जो यात्रा है उसको और बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, जैसे ये तो कर्नाटका टूरिस्ट ट्रेन की बात हुई, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, ये जो स्कीम है, इसको भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया 2021 में। और इसको प्राइवेट और स्टेट ऑपरेटर्स जो है वो दोनों ही ऑपरेट कर सकते हैं। और थीम बेस्ड जो सर्किट्स हैं वहां पे जो है वो ट्रेन जो है वो चलाती हैं, तो जिसके थ्रू जा जाके लोग जो है अपना देख सकते हैं, जो अ, यात्रा जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख जो है वो उद्देश्य थे। फिर एक बुक लॉन्च हुआ है, ये एक राइटर हैं, हॉयनू हौजल। और इन्होंने मणिपुर में जो 2023 में जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, इथनिक जो शुरू हुआ लड़ाई कुकी और मैतेई कम्युनिटीज के बीच में, उनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए, क्या क्या महिलाओं को झेलना पड़ा, काफी सारे उसके बारे में उन्होंने लिखा है। तो भाई ये नाम और राइटर का नाम और बुक का नाम, मतलब भाई इसे याद रखना कि बुक है द स्टोरीज द फायर कुड नॉट बर्न। ठीक है, तो इसमें बताया गया है, इसमें खोजने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से दोनों जो लोग हैं, कम्युनिटीज हैं, इनके बीच में जो है वो इथनिक जो है वो मनमुटाव, जो विवाद है वो शुरू हुआ, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा वॉयलेंस हुआ वहां पे। और वहां पे प्रेसिडेंट रूल भी लगाना पड़ा, पूरा 1 साल तक चला। ठीक है, अभी वहां पे नई सरकार जो है वो बन गई है। तो ये बुक का नाम और ये जो राइटर है इनका नाम जो है वो बस इसको याद रखना। फिर अल नीनो और जो ला नीना साइकिल है, इसमें काफी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। साइंटिस्ट ने ये पाया है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो अल नीनो ला नीना साइकिल का इंटरेक्शन है, उसमें काफी सारे जो है नए चेंजेस जो है वो आ रहे हैं। और एक नया स्टडी हुआ है, और उसमें देखा गया है, कैलकुलेट किया गया कि किस प्रकार से जो है वो अनयूजुअल रीसेंट जो है वो ट्विस्ट हो गया है वार्मिंग और कूलिंग साइकिल में। ठीक है, जिसकी वजह से ये अल्नीनो और लानीना जो है वो होता है। तो अब जो नया जो पूरा वार्मिंग की वजह से इफेक्ट है, उसकी वजह से नए सिरे से जो पूरी साइकिल है उसको इनको जो है वो देखना पड़ रहा है, अपडेट करना पड़ रहा है। अब इसमें इन्होंने बताया है कि तो मतलब कैसे जो है वो वेदर चेंजेस की वजह से ये पूरी साइकिल को चेंज किया। और ग्लोबली इन्होंने बताया
कि जो हॉट वाटर है वो मतलब जो ओशन जो है वो काफी गर्म हो रहा है, ठीक है। और इस पे इन्होंने पूरा स्टडी किया, तो उन्होंने पाया कि इन्हीं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और उसकी वजह से जो पूरा पैटर्न है, जो अनयूजुअल वार्मिंग होती है पैसिफिक ओशन की, उसमें उस पे जो है वो अलग तरीके से प्रभाव पड़ रहा है। और इनका कहना है कि आगे आने वाले टाइम में इस वजह से और भी चेंजेस जो है हमें देखने को मिलेंगे। एवरेज जो अर्थ का टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है, वो बढ़ रहा है, अपवर्ड ट्रेंड है, मतलब ज्यादा बढ़ा है। अगर हम देखें पिछले डेकेड्स में काफी। और तो इसी पे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, नई नई थ्योरी आ रही कि किस प्रकार से चेंजेस होने की वजह से जो पूरा वेदर पैटर्न होता है उसमें क्या क्या और चीजें आ सकती हैं, क्या क्या इफेक्ट देखने को मिला है, जो ऑलरेडी हमारी एक एग्जिस्टिंग जो अंडरस्टैंडिंग है चीजों की, वेदर फिनोमेना की, उसमें भी काफी सारे चेंजेस जो हैं वो हो सकते हैं। और जापान के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने इस पे काम किया और कहा है कि अर्थ का जो एनर्जी इम्बैलेंस है वो काफी बढ़ गया है, और 2022 में काफी बढ़ गया। ये जो इम्बैलेंस है, ज्यादा हीट जो है वो ट्रैप हो रही है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये है। और इन्होंने एक अपनी फाइंडिंग्स में बताया कि 2020 से लेके 2023 तक एक अनयूजुअल जो है वो ट्रिप डिप देखने को मिला ला नीना में, और अल नीनो जो है वो नहीं हुआ। तो कहीं न जो ये जो दोनों इफेक्ट्स हैं ये इसको प्रभावित कर रहा है। अल नीनो क्या होता है? ये एक साइक्लिक नेचुरल वार्मिंग होता है ऑफ पैचेस ऑफ द इक्वेटोरियल पैसिफिक। मतलब जो पानी है, ऊपरी जो उसकी सतह है वो पूरा गर्म हो जाती है, और इसके वजह से पूरे विश्व का जो वेदर पैटर्न है वो प्रभावित होता है। कहीं ज्यादा सूखा पड़ता है, कहीं ज्यादा बारिश होती है। और जो अल नीना का अपोजिट होता है ला नीना, ये एक कूलिंग फेज होता है। और इसमें जो है वो पानी जो है वो ठंडा होता है, लंबे समय तक ठंडा हो जाता है, तो इसकी वजह से भी जो है अलग तरह का चीजें देखने को मिलती हैं। और ये हर 2 से 7 साल का एक उनका पूरा पैटर्न होता है, इसी पे ये साइकिल्स जो है वो चलती रहती हैं। जैसे कभी मानसून अच्छा हो जाता है, फिर कभी मानसून खराब हो जाता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर भी प्रभावित होता है, काफी सारे इफेक्ट उसके देखने को मिलते हैं। तो ये इन्होंने बताया कि ओवरऑल जो अर्थ की वार्मिंग है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से इन साइकिल्स में भी काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं। फिर राष्ट्रपति ने नेशनल आरोग्य फेयर 2026 इसका इनॉग्रेशन किया महाराष्ट्र के शिगांव बुल्धाना में। और इसमें इन्होंने आयुष के जो वैद्य थे उनको फैसिलिटेट भी किया, और बताया किस किस प्रकार से जो आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये एक काफी पुराने समय से चला आ रहा है, और इसका जो है एक पुराना इतिहास रहा है, और इससे काफी सारी जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने में जो है हर्बल रेमेडीज, जो लाइफ स्टाइल एडजस्टमेंट है, इन सब को चेंज करने से अच्छा असर देखने को मिलता है। फिर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेस, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के अंतर्गत। और इन्होंने एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इनको एक नया रिकॉग्निशन मिला है, जिसके तहत ये मोस्ट व्यूअर्स ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक मिनट। हेलो। तो ये एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज है, तो मतलब सबसे ज्यादा जो है लाइव स्ट्रीमिंग हुआ यूट्यूब पे, सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोगों ने देखा, उसमें हेल्थ केयर पे लेसन था। तो ये इनका रिकॉर्ड बना है। ठीक है, तो ये है। और इसमें इन्होंने कहा कि जो व्यूवरशिप थी हेल्थ केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम की, उसमें करीब 18,000 लगभग व्यूअर्स ने इसको देखा। मतलब ऐसे ही गिनीज बुक ऑफ वर्ड्स में इनका नाम जो है वो दर्ज हो गया। फिर गवर्नमेंट जो है वो एक पूरा नेशन वाइड जो है वो सिंगल डोज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन चलाने का बारे में सोच रही है, चलाने वाली है। और इसके में जो है वो 14 वर्ष तक की जो लड़कियां रहेंगी
उनको वैक्सीनेशन जो है उनका किया जाएगा, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर के काफी जो है वो इंडिया में बर्डन है। 90% जो सर्वाइकल कैंसर्स हैं, ये किसी ना किसी एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। और इसी को देखते हुए इसको प्रिवेंट करने के लिए, ये प्रिवेंटेबल है और इसकी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। तो इनका है कि हम जो है वो अब नया कैंपेन चलाएंगे, उसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से भी जोड़ने की बात हो रही है। और जो गर्ल्स हैं उनको ये वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। तो इसके बारे में पूरा डिस्कशन जो है अभी हो रहा है। एचपीवी या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की बात करें तो ये एक बहुत ही कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। और 14 प्रकार के ये वायरसेस हैं जिनकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। और वैक्सीन क्या करती हैं? वैक्सीन जो है वो प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट 2, 4 और 9 टाइप्स ऑफ एचपीवी जो होता है। टीनेज गर्ल्स में, प्यूबर्टी में जो है वो चांसेस भी रहते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि गर्ल्स सेक्सुअली एक्टिव हो तभी ऐसे भी जो है वो इसकी जो है इन्फेक्शन होता है। तो इसी की वजह से सरकार का ये उद्देश्य है कि वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया जाए। और इसमें उन्होंने बताया कि 90 दिन का वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया जाएगा। और ये जितनी भी लड़कियां हैं 14 वर्ष तक की आयु की कंट्री में, उनके लिए रहेगा। और जो एलिजिबल गर्ल्स हैं उनको स्लॉट लेना पड़ेगा। और यू विन जो पोर्टल है वहां पे जैसे कोविड के टाइम में रजिस्ट्रेशन होता था वैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा। और इनको जो है वो वैक्सीनेशन उनका किया जाएगा। ठीक है। और इसमें बताया जा रहा है कि हर साल लगभग 1.15 करोड़ गर्ल्स जो हैं वो 14 साल की उम्र को जो है को अटेन करती हैं, प्राप्त करती हैं। तो चूंकि सर्वाइकल कैंसर काफी एक चैलेंज के तौर पे उभर के आया है एक पब्लिक हेल्थ चैलेंज है ये भी, ग्लोबली भी। और इंडिया में भी जो है वो काफी केसेस हैं। इंडिया की बात करें तो जो ग्लोबल सर्वाइकल कैंसर केसेस होते हैं उसका जो है वो 1/5 भाग जो है वो भारत में ही होता है। ठीक है। और ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर टाइप होता है अमंग वुमेन में, जिसकी वजह से हर साल 1.25 लाख वुमेन प्रभावित होती हैं और 75 जो है वो उनकी 1000 जो महिलाएं हैं, उनकी डेथ होती है बिकॉज ऑफ दिस कैंसर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है वो कैंपेन चलाया जाएगा। और ये इंडिजिनियसली मतलब भारत में ही जो है वो डेवलप किया गया है इस वैक्सीन को। और ये चीपर भी है। और इसको जो है वो एमएसडी फार्मास्यूटिकल्स हैं, इनके द्वारा बनाया गया है। ठीक है। ये और अभी जो सीरम इंस्टीट्यूट है जिसने कोविड के टाइम पे वैक्सीन बनाया था, इनका भी एक वैक्सीन जो है वो बन रहा है। लेकिन अभी इसका नाम है सर्वेवैक। तो इसको जो है वो डब्ल्यूएचओ से जो है अप्रूवल नहीं मिला है, अभी इस पे वर्क जो है वो चल रहा है। आने वाले टाइम में ये भी वैक्सीन अवेलेबल होगी। और अभी जो करंट कैंपेन चलाया जाएगा सरकार के द्वारा, इसके लिए जो है वो गावी वैक्सीन जो अलायंस है ये प्रोवाइड करेगा 2.6 करोड़ डोजेस, जो कि 2 साल तक के लिए जो है वो सफिशिएंट रहेगा। और इसी से जो गर्ल्स हैं उनको वैक्सीनेशन उनका किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा एचपीवी के बारे में भी, के सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी। ठीक है। वैक्सीन्स के नेम जैसे गार्डासिल है अभी जो ये लगेगा, सर्वावैक जो बन रही है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिर मेघालय की गवर्नमेंट ने वहां पे असेंबली में, वहां पे भी बजट सेशन चल रहा है तो वहां पे इंफॉर्मेशन दिया कि पूरी कंट्री में जो मेघालय है यहाँ पे सबसे ज्यादा एचआईवी के केसेस हैं। ये वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने ये जानकारी दी। और उन्होंने बताया कि 10,293 पीपल जो हैं वो एचआईवी से संक्रमित हैं और इनको एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट जो है स्टेट में प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगले 5 सालों के लिए इसको बीमारी को एड्रेस करने के लिए 25 करोड़ रुपए जो है वो सरकार की तरफ से दिए गए हैं, मतलब कि ताकि इसके में कहते हैं जो है वो लोगों को ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड किया जा सके। और इंडिया का जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है ये लॉन्च हुआ था 1992 में। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एचआईवी प्रिवेंशन एंड केयर प्रोग्राम है। ठीक है। और अभी ये अपने 5th फेज में है। और इसमें पब्लिक हेल्थ सिस्टम को और बेहतर किया जा रहा है, एचआईवी सर्विसेज को इनसे जोड़ा जा रहा है। टारगेट है हमारा कि
ज्यादातर जो लोग हैं एचआईवी से, उनको जो है वो ट्रीट किया जाए, और जो स्प्रेड होता है उसको भी एकदम कम कर दिया जाए, रोका जाए। तो इसके लिए भी सरकार जो है वो प्रयासरत है, इस पे काम हो रहा है। फिर केरला के चीफ मिनिस्टर, इन्होंने इनॉग्रेट किया इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ये कन्नौर के कालियाद में जो है वो बना है, और ये भारत का पहला कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर फॉर आयुर्वेद रिसर्च है। और ये एक, इसको जो है बोला जा रहा है कि इसको एलिवेट करके ग्लोबल रिकग्निशन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। और इसमें इन्होंने जानकारी दी कि बहुत सारे जो केरला है वहाँ पे बहुत सारे फर्स्ट ऐसे अचीव किया है, जैसे कि यहाँ पे इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी बनी है, डिजिटल साइंस पार्क बन रहा है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना विजिंघाम में। तो मतलब इन्होंने अब जानकारी दी कि हमारी सरकार के टाइम पे ये चीजें हुआ है। फिर डॉक्टर रेड्डीज, ये एक भारतीय ड्रग मेकर कंपनी है, और ये अपना लॉन्च करने वाली है जेनेरिक सेमाग्लुटाइड इंजेक्शन। मार्च में उम्मीद है कि ये लॉन्च होगा। इसका ब्रांड नेम रहेगा ओबिडा। और इसके लिए जो है वो इसका जो पेटेंट प्रोटेक्शन जो है वो एक्सपायर होगा मार्च 26 में। तो उसके बाद से इसका लोअर कॉस्ट का जो वर्जन है वो आएगा। सेमाग्लुटाइड की बात करें तो ओरिजिनली इसको बनाया है नोवो नॉर्डिक्स ने, ये एक कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है। और ये दो नाम से ओजम्पिक और विगोवी, इन नाम से जो है वो इसको बेचती है। और इसका जो यूज होता है, ये टाइप 2 डायबिटीज और ओबेसिटी ट्रीटमेंट के लिए जो है वो होता है। ठीक है। तो अब ये जो हमारी जो कंपनी है, जो इंडियन कंपनी है, ये ओबीडा नाम से जो है वो इसी सेम कंपोनेंट के उसको जो है वो लॉन्च करेगी। और माना जा रहा है कि कम कॉस्ट का रहेगा, लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट है। अभी हाल फिलहाल में जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, उसने बहुत सारे ऐसे जजमेंट दिए हैं जिसमें ज्यादातर क्लियरेंस प्रोवाइड किया गया है। जो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं तो उनको लेके इस पे था कि मतलब बताया गया है कि किस प्रकार रिसेंट ईयर्स में जो पूरा का पूरा इनका कॉम्पोजिशन है वो चेंज हुआ है। और अगर हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें, तो ये जो ट्राइब्यूनल है इसमें 10 to 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, और 10 to 20 फुल टाइम एक्सपर्ट मेंबर जो हैं वो होते हैं। और जो एक्सपर्ट हैं, इनका मतलब है कि इनको नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन से जो है वो लिया जाना है। ठीक है। और जो कि एनवायरमेंटल मैटर्स पे जिनको कि पता हो, वो काम करते हो। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं इसमें बताया गया है कि ज्यादातर जो अभी मेंबर्स हैं वो एक्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो रखे गए हैं। और इसमें बताया गया कि 2016 के बाद से जो डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया है, कि जिसके तहत जो है वो ग्रीन क्लियरेंस जो है वो दिया जाता है, जो भी पूरा, तो इसमें ज्यादातर चूंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही रखे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इसका उद्देश्य था कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को कम करना, एनवायरमेंटलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि क्या उसका पूरे वातावरण पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो चीज थी, ये कहीं ना कहीं इससे जो है वो कम वो हुई है। ठीक है। और इसकी वजह से काफी सारे जो है वो ग्रीन जो क्लियरेंस है वो बढ़े हैं। क्रिटिक्स का इसमें कहना है कि सिविल सोसाइटी से ही जो मेंबर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का कोई बायस जो है वो ना रहे। ठीक है। तो ये जो ट्रेंड बढ़ा है, इसको लेके इसमें पूरा चिंता जो है वो जताया गया है कि इसका उद्देश्य यही था कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। जो हमारे एक्ट्स हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये तो बहुत बार पूछा गया है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन सब का नाम दे देता है और ईयर दे देता है, और उसको जो है वो आपको मतलब मिलाना होता है या उसको बताना होता है। तो ये तो इम्पोर्टेंट रहता ही है। बाकी एनजीटी का प्रक्रिया क्या है, कितने मेंबर्स होते हैं, ये भी जो है वो उसमें आ सकता है। तो अब चूंकि फॉर्मर ऑफिशियल्स के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। और जो इसमें बताया गया कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो है इसके ये अगेंस्ट कहीं ना कहीं जो है वो जा रहा है।
यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का चेयरपर्सन, और इसके लिए इसको डायरेक्ट जो है वो चीफ जस्टिस से जो है वो कंसल्ट करना होता है। और जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर्स ये अपॉइंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ ए सिलेक्शन कमिटी, जो कि पूरा देखती है कि कितने कितने को इसमें जो है वो रखना है। और फर्स्ट जो सिलेक्शन कमेटी थी ये 2011 में बनी थी, और इसमें जो है वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनके द्वारा जो है वो नॉमिनेट किया गया था उनको, और उन्हीं को जो है वो बनाया गया था। रीसेंट बाद में 2016 के बाद से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है उसमें ज्यादा जो है वो इन्वॉल्व हैं। तो ये पूरा रहेगा। एनजीटी के बारे में भी कई बार पूछा ही जा चुका है। 2010 में ये बना था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट के तहत, और इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, फॉरेस्ट जो है उनके कंजर्वेशन का काम जो है वो उसको और बढ़ावा देना। राजस्थान कैबिनेट, इन्होंने इनके यहाँ जो एक पॉलिसी थी जिसके तहत 2 चिल्ड्रन नॉर्म था लोकल पोल्स में, उससे ज्यादा अगर बच्चे रहेंगे तो अर्बन और जो पंचायत के इलेक्शंस हैं वो प्रोहिबिटेड थे, लड़ना नहीं लड़ सकते थे लोग। 3 दशकों से ये प्रोविजन चला आ रहा था, तो इसको अभी इन्होंने हटा दिया है। और ये 1995 में राजस्थान में लॉन्च हुआ था, वहां पे उस टाइम पे भैरों सिंह शेखावत की सरकार थी, और इसको एज अ पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर के तौर पे देखा जाता था। तो फिलहाल ये पॉलिसी जो राजस्थान में लागू थी, अब इसको वहां से सरकार ने हटा दिया है। सबरीमाला टेम्पल है, इसमें एंट्री को लेके जो है वो अभी सुनवाई चल रही है। सबरीमाला टेम्पल का काफी विवादास्पद वो रहा है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं अब उनकी मेंस्ट्रुएट साइकिल तक जो है उस एज तक जो है वो इनको अलाउड नहीं होता है, दर्शन करना वहां नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि इनका मानना है कि जो लॉर्ड जो अयप्पा थे वो ब्रह्मचर्य थे, मतलब बल पालन करते थे। तो इसको टेम्पल एंट्री को लेके काफी जो है विवाद इसका है। और 2018 में इसमें जो है वो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके बाद से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अलाउ कर दिया था हर महिला जो किसी भी एज की हो। उसकी वजह से काफी सारे जो है वो रिएक्शन हुए थे, प्रोटेस्ट आया था। फिर बाद में ये केस जो है वो चला आ रहा था, तो इस पे फिर से जो है सुनवाई जो है वो हो रही है। एक रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया है, और अब अभी इसमें फिर से केस चल रहा है, तो अब देखना होगा इस पे क्या जो है वो सुप्रीम कोर्ट का नया डिसीजन जो है वो आता है। फिर एनसीईआरटी की एक क्लास 8th की बुक है, सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक, और द रोल ऑफ द जुडिशरी इन आवर सोसाइटी, उसमें एक चैप्टर है, और उसमें ये एक में मेंशन किया गया है करप्शन को लेके कि किस प्रकार से जुडिशरी में जो है वो करप्शन है, और उसको जो है वो देखना होगा। तो इस पे खुद संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इससे जो है वो जो जुडिशरी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं वो एक वो कर रहे हैं कि मतलब अ, यहीं पे है, मतलब करप्शन तो हर स्ट्रीम में है, ब्यूरोक्रेसी में भी है, गवर्नमेंट में भी है, एडमिनिस्ट्रेशन में है। तो उनका कहना है कि अलग से जो है वो जुडिशरी को जो है वो टारगेट किया है। तो इसी के लिए जो है वो केस में इन्होंने पूरा जो है वो सुनवाई जो है वो चल रही है। और चीफ जस्टिस इन्होंने कहा है कि इस प्रकार का जो कंटेंट है ये कैलकुलेटेड अटेम्प्ट है, और इससे जो जुडिशरी है उसको डेनिग्रेट करने का काम जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, तो ये है, मतलब इसमें खुद ही से उन्होंने संज्ञान लिया है। फिर ये जो काम पूरा होगा सेंसस का, अभी हमारा नया सेंसस जो है वो होगा डिजिटल पॉपुलेशन सेंसस 2027। तो जितने भी फील्ड में जो काम होंगे इनको रियल टाइम पूरी मॉनिटरिंग किया जाएगा, जितनी जो पूरी प्रक्रिया रहेगी उसको सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा किसी प्रकार का जो डिले है, गैप है, उसको टाइमली फुलफिल करने का जो है वो कोशिश किया जाएगा। और इसके लिए 32 लाख फील्ड फंक्शनरीज इनको डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस में इन सारी चीजों को जो है वो देखेंगे। और पूरी जो प्रक्रिया है सेंसस से रिलेटेड, इसको मैनेज करने के लिए एक डेडिकेटेड वेब बेस्ड पोर्टल, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, इसको जो है वो डेवलप किया गया है। पहले फेज में, जैसे पहले भी बता चुके हैं ये काफी बार, कि सेंसस में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन चलेगा, जिसमें 33 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिगार्डिंग कि घर की क्या कंडीशन है, क्या क्या सुविधाएं हैं। ये जो प्रक्रिया है ये अप्रैल 1 से चलेगी 30 सितंबर तक, जितने भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पे
सेकेंड फेज में पॉपुलेशन की काउंटिंग का काम होगा और इसमें जो है वो पूरा डेमोग्राफिक, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, कास्ट डिटेल्स को जो है वो कलेक्ट किया जाएगा और ये फरवरी 2027 में होगा। ठीक है, और उसके बाद से जो है वो पूरा जो सेंसस का जो जानकारी है वो निकल के चीजें आएंगी। तो ये कैसे इसको पूरे मॉनिटरिंग करने के लिए, टाइमली मॉनिटर करने के लिए पूरा वेब डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा और इसी के लिए ये सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो उन्होंने बनाया है। फिर कलारी लीप जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये सदर्न एयर कमांड है इंडियन एयरफोर्स का, यहाँ पे ये कंडक्ट हुआ सक्सेसफुली। ये आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय आर्किपेलागो में है। इसका उद्देश्य है कि जो ज्वाइंट प्लानिंग किस प्रकार से फोर्स को जल्दी से रैपिडली जो है वो भेजा जा सके और कॉम्प्लेक्स जो मैरिटाइम एनवायरनमेंट है उसमें बेहतर तरीके से जो है वो काम किया जाए। और इसमें जो आर्म फोर्सेस हैं पूरा मतलब इन्होंने पार्टिसिपेट किया कि कैसे चैलेंजिंग उसमें काम करना है। और इस एक्सरसाइज में जेमिनी बोट्स, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट इन सबको जो है वो डिप्लॉय किया गया और आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन और इंडियन कोस्ट गार्ड इन्होंने इस एक्सरसाइज में जो है वो पार्टिसिपेट किया। तो ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ हुई? लक्षद्वीप और मिनिकॉय आर्किपेलागो में। जैसे कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछ देते हैं कि कहाँ पे क्या क्या एक्सरसाइज जो है वो हुई। फिर इसके अलावा एक्सरसाइज मिलन 2026, ये इंडियन नेवी का एक प्रीमियर मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है और कल इसकी जो है वो क्लोजिंग सेरेमनी हुई। और इसमें जो है वो आईएनएस विक्रांत, ये भारत का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, इसने पार्टिसिपेट किया। इसमें जो है वो फ्रांस, जर्मनी, इंडिया और यूएसए इन चार कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसमें 42 शिप्स, सबमरीन्स और डिफरेंट जो है वो क्राफ्ट्स हैं, इनका जो है एयरक्राफ्ट का यूज जो है वो हुआ। और इसका थीम था कैमरेडरी, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन। ठीक है, तो ये है। और तो ये तो याद ही रखना कि कहाँ हुआ, विशाखापट्टनम कोस्ट पे हुआ। मिलियन एक्सरसाइज में कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, इससे ये भी आ सकता है। फिर डिफेंस के बारे में था कि एक आर्टिकल कि कैसे जो है वो यूनियन बजट में जो एलोकेशन है उसको काफी बढ़ाया गया है, काफी बूस्ट दिया गया है और जो पिछले ट्रेंड्स रहे हैं उससे हटके एक रिकॉर्ड एलोकेशन किया गया। कितना किया गया है? 7.85 लाख करोड़, लगभग $86.7 बिलियन जो है वो आर्मी पे खर्चा किया जाएगा और ये लगभग 15.19% का इंक्रीज है पिछले साल की तुलना में। और ये एक नेसेसिटी भी है क्योंकि इंडिया की जो पोजीशन है वो काफी डेंजरस है, स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है, तो इंडिया को हर समय मिलिट्री तौर पे प्रिपेयर रहना जरूरी होता है। हमारा पाकिस्तान है, चाइना है, आसपास जो और भी कंट्रीज हैं उनसे कहीं ना कहीं जो है वो थ्रेट रहता है। तो ये जो एक डिसीजन है कि जिसके तहत जो बजट का एलोकेशन है उसको बढ़ाया गया है, ये एक मतलब बेहतर उसमें ये रहेगा और इससे जो भारत का डिफेंस है वो मजबूत होगा। मैच्योर मतलब ये एक मैच्योर डिसीजन है कि देखते हुए कि अपनी अपने को हमें इतना स्ट्रांग रखना है कि कोई भी कंट्री जो है वो डेयर ना करे कि भारत के विरुद्ध जो है वो किसी प्रकार का काम करे। तो ये है। तो बजट में क्या एलोकेशन है ये तो पूछ सकता है कि हाई, एक तो ये भी पूछ सकता है कि हाईएस्ट एलोकेशन किस सेक्टर में रहा और कितना अमाउंट है, कभी कभी जैसे पीसेस में अमाउंट भी जो है वो पूछ लेते हैं। फिर यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया के बीच में मिलिट्री ड्रिल हो रहे हैं और ये द फ्रीडम शील्ड जॉइंट मिलिट्री ड्रिल और ये 9 मार्च से 19 मार्च को होंगे। और का मतलब जो नॉर्थ कोरिया है इसके साथ जो है वो काफी टेंशन जो है बढ़ रहा है, तो इसको देखते हुए जो इस तरह के जो एक्सरसाइजेस वगैरह होते हैं, मिलिट्री डिमॉन्स्ट्रेशन होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फ्रीडम शील्ड किसके किसके बीच में है? यूएस और साउथ कोरिया के बीच में। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने इशू किया है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। इसके तहत ये लॉन्ग रेंज बिजनेस जेट्स जो हैं वो इसको प्रोक्योर करेंगे जितनी सीनियर डिफेंस डिग्नेटरीज हैं और जो आर्म फोर्सेस के जो चीफ्स हैं उनके लिए।
और सरकार ये प्लान कर रही है कि जो अभी का एग्जिस्टिंग फ्लीट है बिजनेस जेट्स का इंडियन एयरफोर्स के लिए, इसको जो है वो रिप्लेस करके नया जो है वो ये चीजें जो है वो बनाएंगी। और इसके लिए अभी अगर हम बात करें तो 21 सितंबर 2005 इसमें जो है वो 4 एम्ब्रेयर लेगेसी 600 बिजनेस जेट्स को इंक्लूड किया गया था, जिससे जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो ट्रेवल कर सकें, आ जा सकें। तो अब उसको जो है वो फिर से जो है वो नए तरीके से जो है वो पूरा चेंज किया जाएगा। और इनमें जो जो यूज होते थे एयरक्राफ्ट, उनको मेघदूत, वायुदूत, नभदूत, गगनदूत, इनको जो है वो नाम दिया गया था। और अब इसको चेंज करके, और क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ी है, चीजें बेहतर हुई हैं, और एक उनको गार्ड भी प्रोवाइड करना होता है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। तो इसीलिए जो है उसमें अब चेंजेस की जो है वो बात कर रही है डिफेंस मिनिस्ट्री। फिर कम्युनिकेशन मिनिस्टर इन्होंने कहा है कि सिम बाइंडिंग डायरेक्शन जो कि नवंबर 2025 में सरकार की तरफ से जारी किए गए थे, ये फोर्स में रहेंगे। और इसके तहत जो मैसेजिंग एप्स हैं जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह, इनको दो चीजें करनी होंगी। एक तो फोर्सबली लॉग आउट यूजर्स ऑन सर्विसेज सच एज व्हाट्सएप वेब हर 6 घंटे पे। जैसे अगर कोई अपने पीसी लैपटॉप से वेब सर्विसेज का यूज कर रहा है तो 6 घंटे में उसको ऑटोमेटिक फंक्शनिंग जो है वो स्टॉप करनी होगी। और अगर कोई उनके पास जो है वो रजिस्टर्ड सिम का प्रोविजन नहीं है जैसे ठीक है, तो इससे माना जा रहा है कि जो फ्रॉड वगैरह के केसेस हैं ये उसको प्रिवेंट करने के लिए ये है। और 28 फरवरी की डेडलाइंस है, तो जितनी भी कंपनीज हैं उनको ये चीज को जो है वो फॉलो करना रहेगा। ठीक है। और अभी तक कोई ऐसा इसमें एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन इन्होंने बोला है कि नो योर कस्टमर जो एक केवाईसी का जो नॉर्म होता है, ये सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि किसी प्रकार के जो ये कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स इनका मिसयूज ना हो, स्पैम ना ज्यादा हो, फ्रॉड ज्यादा ना हो। तो इसी के लिए ये चीजें सरकार जो है वो लेके आई थी। और ये अभी जो है वो रहेगा, सिम बाइंडिंग की जो प्रक्रिया है, तो ये अभी पूरा लागू रहेगा। और 28 तक इनको जो कंपनीज को सबको अडॉप्ट कर लेना है। फिर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ये जापान की यात्रा पे गए हैं, और यहाँ पे जापानीज कंपनीज के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है, जिसके तहत आर्थिक जो कॉपरेशन है यूपी सरकार के साथ, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि यूपी में ये इससे जो है वो एक काफी ग्रोथ होने का रहेगा, इन्वेस्टमेंट जापान करेगा, तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं वो आएंगे, तो इससे जो है वो काफी जो है वो वहां पे विकास होगा। फिर आज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये लॉन्च करेगी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड फूड सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन पायलट अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और ये पुदुचेरी में जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। इसका ये जो इनिशिएटिव है इसका उद्देश्य है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, और जो सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है सरकार की तरफ से फूड, उसमें इसको जो है वो और ट्रांसपेरेंट करना। और डिजिटल रुपी या ई रुपी, इस ये जो है वो इंडियन रुपी का एक डिजिटल टोकनाइज डिजिटल वर्जन है। और इसको आरबीआई जो है वो इशू करेगी एज अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और इसके तहत जो लोग हैं जो जिनको जो है वो सर्विसेज दी जाती हैं, उनको बेहतर तरीके से जो है वो इससे कनेक्ट किया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, किसी प्रकार का जो है वो जो बेनिफिट्स हैं उनको अवेल करने में जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज इसको पूरा ये लॉन्च करेंगे पुडुचेरी में। और फूड सब्सिडी जो है वो डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगी, जो भी बेनिफिशियरी रहेगा उसको टोकन मिल जाएगा। और ये एक नए तरीके का स्टेप है, और इससे जो है वो बेहतर तरीके से जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मिलेंगी। फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इन्होंने लॉन्च किया अपग्रेडेड राजमार्ग प्रवेश वेब पोर्टल। और ये जो राजमार्ग प्रवेश वेब पोर्टल है, इसका इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि जो कंपनीज हैं
जो उनको अगर किसी प्रकार का काम करना है हाईवेज पे, जैसे फ्यूल स्टेशन बनाने का, सुविधाएं बनाने का, प्राइवेट प्रॉपर्टीज, रेंट एरिया, रोड्स वगैरह, तो उनको एनओसी प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना आए और इजीली जो है वो इन चीजों को वो अडॉप्ट कर सकें। तो इसी के लिए ये राजमार्ग प्रवेश पोर्टल है, और इसके थ्रू इजी हो जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करके। आपको जो नेशनल हाईवेज हैं वहां पे ये सारी फैसिलिटीज बनाने के लिए जो है वो इजी परमिशन जो है वो मिल जाएगा। तो राजमार्ग प्रवेश जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज का है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इनका एक वेब बेस्ड पोर्टल है, पैमाना प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग। और इसके तहत ये मॉनिटर करता है पूरा जो सेंट्रल सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो होते हैं 150 करोड़ से ज्यादा का। और ये जो 2006 का पुराना सिस्टम चला आ रहा था उसको इसने जो है वो रिप्लेस किया है, और इसको पूरा डिजिटल बना दिया गया है। तो ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी की तरह काम करता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं कैसे उनका बन रहे हैं, उनका पूरा रिपोर्ट वगैरह, डेटा वगैरह जो एक्यूरेट रहे, एफिशिएंटली जो है वो पूरा ये ऑपरेट कर सकें। तो इसके लिए इसको बनाया गया है। और इसमें जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, अराउंड 20 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, इनका एक कोऑर्डिनेशन करके बनाया गया है कि कोई भी प्रोजेक्ट बनना है, जो लैंड वगैरह है उसकी मैपिंग हो, असेसमेंट किया जा सके किस तरह से क्या क्या बनना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो नेशनल बिल्डिंग है उसमें हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, इन्होंने इनॉग्रेट किया सिल्वर जुबली एडिशन ऑफ TERI वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ठीक है, और इसी में जो है वो कल मैंने बताया था ना कि हिम कनेक्ट है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट TERI, तो इन्हीं का ये समिट जो है ये होगा। और हिम कनेक्ट की बात करें तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू जो हिमालयन रीजन है उसमें जो स्टार्टअप्स हैं, जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, उनको कैसे कनेक्ट करना है, कैसे रिसर्च उस पे करनी है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इस सब के लिए इस पोर्टल को जो है वो बनाया गया है, इस प्लेटफॉर्म को। तो ये एक ब्रिज का काम करेगा, साइंस और सोसाइटी के जो रिसर्चर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको जोड़ने का काम करेगा। और ये जो TERI की जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की जो थीम है वो है ट्रांसफॉर्मेशंस, विजन, वॉइसेस एंड वैल्यूज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसका उद्देश्य है, जो भारत का हमारा उद्देश्य है उसको अचीव करने में भी ये एक बेहतर भूमिका निभाएगा। हमारा है कि 2030 तक हमको जो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी है उसको बढ़ा के 500 गीगावाट करना है। जो एमिशंस की इंटेंसिटी है उसको कम करना है 45% तक, जो 2005 का लेवल रहा है उसके कंपैरिजन में 2030 तक। नेट जीरो ट्रांसमिशन एमिशन करना है 2070 तक, जिसके मतलब जो हमारा जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसको और एडवांसमेंट जो है वो उसका करना है। तो ये सारा हमारा उद्देश्य है। तो इसमें इन्होंने बताया इस समिट में कि हाँ ये सारी चीजें हमारे को करनी है, और हिम कनेक्ट के थ्रू जो है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे बेहतर तरीके से इन पे वर्क हो सकेगा। फिर इटर्नल है, ये एक कंपनी है। तो इसको EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2025 जो है ये मिला है। और ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। EY है अर्न्स्ट एंड यंग, ये एक मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विसेज नेटवर्क है। और ये जो सेरेमनी है ये मोंटे कार्लो में होगी, तो वहां पे इनको जो है वो को ये अवार्ड जो है वो मिलेगा, इसके फाउंडर हैं उनको। और इसके अलावा उदय कोटक हैं, इनको भी जो है वो इसमें अवार्ड मिलेगा। फिर काजीरंगा नेशनल पार्क है, और यहाँ पे वाटर बर्ड सेंसस जो है वो कराया गया। जो नेशनल पार्क या जो टाइगर रिजर्व है, और इसको जो है वो रिलीज किया गया। तो इसमें पाया गया है कि स्म्यू डक, इसको काफी जो है वो देखा गया है इस पार्क में। और ये एक डाइविंग डक होता है जो कि
यूरेशियन टैगा में पाया जाता है, वहां से ये यहाँ आते हैं और यहाँ पे ये ब्रीड करते हैं। और ये जो स्म्यू है, इसका जो नेम है जूलॉजिकल, वो है मर्गिलस एल्बिलस। और ये दर्शाते हैं कि इंडिया में जो वेटलैंड है उसका हेल्थ जो है वो कैसा रहे है। ठीक है, तो इनकी संख्या जो है उन्होंने बताया कि काफी जो है वो बड़ी है। और इसमें इन्होंने बताया कि ये एक काफी रेयर विजिटर होता है, कभी कभी देखने को मिलता है। और ज्यादातर ये उत्तर प्रदेश का हैदरपुर है, यहाँ पे जो है वो इनकी साइटिंग होती है। तो जब अभी यहाँ पे जब सेंसस कराया गया काजीरंगा में, आसाम में, तो वहां पे भी काफी जो है इनकी पॉपुलेशन देखने को मिली। और ये जो सेंसस हुआ है, इसमें पूरा जो इनका लैंडस्केप है 1302 स्क्वायर किलोमीटर का, उसका पूरा सर्वे हुआ। और ये जो डक है, ये यहाँ पे विंटर्स में आके शेल्टर लेती है। ठीक है। और काफी सारे और जो बर्ड्स हैं, जो स्पीशीज हैं, उनका भी इन्वेरेशन का काम हुआ। और इसमें दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में, लाओ खोवा और बुरचा चापोरी। तो यहाँ पे भी सर्वे हुआ, इसमें काफी इन्होंने पार्टिसिपेट किया और बताया कि क्या क्या जो है वो स्थिति है। तो इसमें पाया गया टॉप वेटलैंड जो है वो तुम्हारा है लाओ खोवा रामरी भील, फिर दोंधुआ भील, फिर कथाकल, मतलब ये वेटलैंड्स के नाम है। और वेटलैंड्स में कौन सा जो है टॉप पे रहा है उसके बारे में इसमें प्रथम बताया गया है। जो पूरा काउंटिंग का काम किया गया है, सर्वे कराया गया है कि कितनी कितनी बर्ड्स हैं, कितने एनिमल स्पीशीज हैं, क्या क्या है। और उसी में ये पाया गया कि ये जो डक है, ये यूरेशिया से यहाँ पे आई है, जो कि नॉर्मली यहाँ पे नहीं आती है। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो ये एक बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, यूनेस्को की एक साइट भी है। ये सबसे ज्यादा फेमस है, वन हॉर्न राइनोसेरॉस यहाँ पे काफी पाया जाता है, इनका लार्जेस्ट पॉपुलेशन यहाँ पे होता है, तो इसके लिए जाना जाता है। यहाँ पे काफी सारे वेटलैंड्स भी हैं, जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड जो है वो उड़ उड़ के आती हैं। तो उन्हीं पे जो है वो उन्हीं का पूरा स्टडी और सर्वे यहाँ पे कराया गया है। फिर कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। एक सेकंड। हेलो। हाँ। ये कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, ये टेक्नोलॉजी है जिनको कि अब नए सिरे से जो है वो लगाने का चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिशंस हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करती है, जिससे कि जो इंडस्ट्रियल सोर्सेज होते हैं वहां पे डायरेक्टली इनको कैप्चर कर लिया जाए, और जो पोल्यूटेड एयर है वो एयर में ना जाए। और ये जो कार्बन कैप्चर किया जाए, इसको फर्दर यूजफुल प्रोडक्ट्स में जो है वो बदला जाए। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को जो है वो इंस्टॉल करने की बात जो है वो हो रही है। और ये एक बेहतर प्रक्रिया मानी जा रही है। और इंडिया जो है चूंकि वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है, तो इंडिया में भी बात हो रही है कि हम जो है वो इस तरह का जो पूरा सिस्टम है इसको लगाएं। और इसके लिए यूनिट्स को लगाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनके तरफ से जो है वो सपोर्ट और पैसे भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि इस पे रिसर्च हो, ज्यादा से ज्यादा एक पूरा रोड मैप बने, नए नए टेक्नोलॉजी जो है वो बने। और ये एक ड्राफ्ट 2030 रोड मैप फॉर CCUS या कार्बन यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, इसको जो है वो प्रेजेंट किया गया है। काफी सारे जो प्राइवेट सेक्टर हैं ये इस पे काम कर भी रहे हैं कि कैसे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इंडस्ट्रियल सोर्स पे ही जो है वो कैप्चर किया जा सके। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो अंबुजा सीमेंट है, ये एक इंडो स्वीडिश कंपनी के साथ काम कर रहे हैं कि इसको जो है वो कैप्चर करके फिर अदर फ्यूल और अदर मटेरियल को बनाने में यूज किया जाए। इसी तरह जेके सीमेंट के बारे में बताया कि इनका भी जो है वो इस पे काम चल रहा है। और सीमेंट मतलब जो सीमेंट इंडस्ट्री है वहां पे इनका इमिशन ज्यादातर होता है, तो इस पे ये लोग काम कर रही हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग सिस्टम्स लिमिटेड, ये इंडिया का पहला पायलट स्केल बायो सीसीयू प्लेटफॉर्म है। और ये भी जो है वो इस पे वर्क कर रहा है कि कैसे इसको जो बायोगैस में जो निकलती है CO2, इसको जो है वो हम यूज कर सके बायो अल्कोहल्स और स्पेशल केमिकल्स वगैरह को बनाने में। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा ये पूरा जो वर्क है वो इसी पे है कि CO2 का इमिशन जो है वो कम हो, डायरेक्ट नेचर में जो है वो उसको
ना जाए वो, और जिससे जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जाए, और एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको मिटिगेट किया जाए। तो ये जो यूनिट्स हैं, ये काफी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज माना है, और आगे आने वाले टाइम में ये और भी बेहतर तरीके से जो है वो, जब ये सारे यूनिट्स पे लग जाएंगी, तो उनसे जो इफेक्ट है वो कम हो सकेगा। ये CAFE 3 एमिशन नॉर्म्स, ये पैसेंजर व्हीकल्स के लिए हैं, और माना जा रहा है कि ये 27 से जो है वो इफेक्ट में आ जाएंगी। ये थोड़ा सा कंटेंशियस इश्यूज है, और इसमें जो बड़े जो कार मेकर्स हैं और जो छोटे कार मेकर्स हैं, उनमें थोड़ा सा डिवीजन है। सरकार इस तरह का ये रूल जो है वो लेके आने वाली है, तो इस पे अभी पूरा डिस्कशन वगैरह जो है वो चल रहा है। और इसके तहत जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो ये मतलब डिस्कस कर रहे हैं कि अभी तक इसको पब्लिक नहीं किया किया गया है कि इसमें है कि ऐसे जो मैन्युफैक्चरर जो कि 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को पर किलोमीटर जो है वो वेव कर सकेंगे, मतलब उनको जो है वो कुछ बेनिफिट्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब कि कितना कार से निकल सकता है एमिशन, उसको लेके ये नए चीजें जो है वो हैं। तो इस पे अभी पूरा बातचीत चल रही है, और उसको बताया गया है कि अगले साल से इस पे जो है वो शायद इसको लॉन्च किया जाए। और जो एमिशन है कि एक गाड़ी से कितना एमिशन परमिसिबल होगा, तो हैवियर व्हीकल्स के लिए उसको थोड़ा सा शायद कम रखा गया है, स्मॉल कार के लिए भी थोड़ा कम रखा गया है। तो इसी पे नॉर्म्स को लेके पूरा डिस्कशन चल रहा है। तो ये किससे रिलेटेड है, बस ये जाने रहो अभी फिलहाल। ये कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी फेज 3 है, और फ्यूल्स को एक्टिवली मैनेज करने के लिए इसको बनाया गया है कि कितना जो है वो कार से, व्हीकल से जो है वो निकल सकता है। तो अब जब क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म में जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन है उसको कम करना है, तो उसी के लिए ये है। तो ये एफए नॉर्म जो है वो किससे रिलेटेड है, ये तो पूछ सकते हैं ये। फिर वाइल्ड लाइफ कैसे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, क्या क्या कंजर्वेशन डायलमास हैं, उससे रिलेटेड एक आर्टिकल था। इसमें बताया गया है कि कैसे जो एनिमल्स हैं जिनको हम नेशनल पार्क्स और रखते हैं, उनसे कैसे ह्यूमंस जो है वो उनको कंजर्व करते हैं, कैसे अटैचमेंट हो जाता है। असल में अभी अफ्रीका का एक बहुत बड़ा हाथी था जिसका नाम था क्रैग, और ये केन्या के अम्बोसैली नेशनल पार्क, तो अब जैसे ये नेशनल पार्क का लोकेशन, एनिमल का मतलब नाम का भी पूछ सकता है, तो इसकी मृत्यु हो गई है। तो पूरी दुनिया से इसको जो है वो ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। इसके काफी जो फोटोग्राफ्स हैं वो वायरल हो रहे हैं। ठीक है। और ये बहुत बड़ा हाथी था अपनी मतलब सिर्फ एक, ये ग्लोबल एक सिंबल के तौर पे इसको देखा जाता है कि कैसे इसकी वजह इसको कंजर्व किया गया। इसकी वजह से वो जो पूरा पार्क था वहां पे टूरिज्म बढ़ा, सर्वाइवल से क्या क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज का जो है वो एलिफेंट था। और जैसे हाथियों की जो है वो कोचिंग होती है, उनको मारा जाता है उनके हाथी दांतों के लिए, तो उसकी वजह से उनकी संख्या कम हो रही थी, तो वहां पे इसको ध्यान दिया गया, फिर ये जो है वो बढ़ा। तो काफी ये फेमस था ये जो एलिफेंट था, तो इसकी मृत्यु हुई है। फिर इसमें और भी बताया गया है कि न सिर्फ और बाकी जगहों पे, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं। इंडिया में अपने फेमस जो है वो टाइगर्स वगैरह हैं काफी। जैसे रणथंभौर में एक टाइगर था जिसका नाम था मछली, तो ये काफी फेमस था, इसके कंजर्वेशन के लिए काफी एफर्ट किया गया। फिर बाद में इस ये जो है वो मैन ईटर बन गया, तो इसको मारना भी पड़ा, तो इसको लेके भी था वो। इसके अलावा तमिलनाडु में एक केस हुआ था, इसमें एक सिंगरी नाम की एक एलिफेंट थी, और अ, उसको जो है वो लोगों ने फीड वगैरह कराया, और उसने वहां के जो लोकलाइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में काफी एक भूमिका निभाई। इसके अलावा उस्ताद T24, ये एक बहुत बड़ा मेल टाइगर था। तो मतलब ये था कि कैसे कंजर्व जो है वो किया जाता है, जो एनिमल्स हैं उनको नाम दिया जाता है, पर्टिकुलर एक नाम दे दो तो वो काफी फेमस हो जाते हैं। उनके कंजर्वेशन को और मतलब बेहतरी तरीके से किया जा सकता है। साथ ही साथ ये एक तरह से सेलिब्रिटी एनिमल्स बन जाते हैं, और इनका काफी जो है वो एक प्रभाव जो है वो पड़ता है, और कंजर्वेशन तो होता ही होता है। ठीक है, तो ये नाम पूछ सकता है इससे क्रैग वगैरह के कि कहाँ क्या था, किससे रिलेटेड था। प्रधानमंत्री मोदी अ, ये जो है वो इजराइल की यात्रा पे गए हैं, और वहां पे इन्होंने जो है वो जो वहां की पार्लियामेंट है, नेसेट, उसको एड्रेस किया।
और इन्होंने अपनी बधाई दी कि कैसे इजराइल और पाकिस्तान भारत का जो है वो एक फ्रेंडशिप रिलेशन रहा है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और पार्टनरशिप रहा है, पीपल टू पीपल कनेक्शन काफी स्ट्रांग रहा है। और उन्होंने बताया कि इजराइल जब बना था सितंबर 17 1950 को, तभी भारत ने उसको फॉर्मली जो है वो रिकॉग्नाइज किया था। तो उन्होंने कहा कि काफी अच्छे रिलेशन है। हमास का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसकी उन्होंने निंदा भी किया, और उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का टेररिज्म हो उसके जो है वो हम अगेंस्ट हैं, और इसमें हम इजराइल के जो है वो साथ हैं। और तो दोनों ही कंट्रीज के बीच जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स पे जो है वो एग्रीमेंट हुए हैं। और साथ ही साथ जो है वो इनको वहाँ का पार्लियामेंट में जो है वो ऑनर भी प्रोवाइड किया गया। ठीक है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में भी जो है वो जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं उनमें और इजराइल के उनके जो काउंटर पार्ट है उसमें बातचीत जो है वो चल रही है कि किस प्रकार से आगे जो है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये एड्रेस किया वहां की पार्लियामेंट को, तो ये पहली बार हुआ है कि कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उसने वहां पे एड्रेस किया। और इनको स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल ये दिया गया। और ये उनको नेसेट के स्पीकर हैं अमीर ओहाना, इजराइल के पार्लियामेंट में उनके द्वारा दिया गया। तो अभी ये नया, चूंकि ये एक तरह का अवार्ड है, ये दिया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसे पूछ देते हैं कि कहाँ का है, क्या है। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेसल जो है वो उनको दिया गया है। यूएसए ने 126% टैरिफ लगाया है ऑन इंडियन सोलर सेल इंपोर्ट्स पे। ठीक है। और इसको लेके फिर जो है वो एक वो पूरा हो रहा है कि मतलब इतना ज्यादा जो है वो इन्होंने इस लगाया है, तो इसकी वजह से जो फर्म्स हैं उन्होंने उन्होंने कहा है कि इनको काफी जो है वो इम्पैक्ट पड़ा है। और अभी जो एग्रीमेंट हुआ है इसके तहत जो टैरिफ्स थे उनको 50% से वापस जो है वो 18% किया गया। बट टोटल अभी अगर देखने को यही मिला है कि जो भी हमारे सोलर जो पार्ट्स हैं जो जा रहे हैं वहां पे, उन पे जो टैरिफ है वो बहुत ज्यादा है, 126% है। और इसका जो कंपनीज हैं इन्होंने गवर्नमेंट से जो है वो इस पे बोला भी है कि मतलब ये चीजें हैं पूरी। और 24 फरवरी को इन्होंने जो यूएस कॉमर्स मिनिस्ट्री है इन्होंने जो है वो अदानी फर्म्स को जो है वो स्पेशली नेम दिया, और उनके जो भी प्रोडक्ट्स थे उन पे जो है वो इतना पूरा 126% टैरिफ जो है वो लगाया। फिर उन्होंने कहा कि जितने भी इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं सब पे ये लागू होगा। तो अब देखना होगा कि गवर्नमेंट कैसे जो है उस चीज को लेके जाती है जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि भाई हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो चीप ही रहे। 126% जो है वो बहुत ज्यादा है, एक्सेस है। और यूएस की बात करें तो यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इन्होंने इतने सारे टैरिफ लगा रखे हैं इसको अभी इलीगल भी दिया भी है। लेकिन उसके बाद भी जो ट्रम्प गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि नहीं हम लगाएंगे, और उन्होंने बढ़ाया है ओवरऑल जो टैरिफ है उसको 15% जो है वो कर दिया है। तो देखना होगा कि आगे वाले आने वाले टाइम में इस पे क्या जो है वो सरकार करती है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस का एक इंस्टीट्यूट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, इन्होंने एक नया बायो सरफेक्टेंट इसकी जो है वो इसको बनाया है। और ये जो कंपाउंड इन्होंने बनाया है इसको इसके लिए इन्होंने नेचुरल सब्सटेंसेस का यूज किया है। और बताया गया है कि ये काफी एंटी बैक्टीरियल और क्लींजिंग प्रॉपर्टीज इसकी हैं। और इन्होंने पाया कि ये जो मटेरियल है ये स्टेफेलोकोकस और ये यस एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से काफी स्किन इन्फेक्शन होते हैं, वुंड इन्फेक्शन होते हैं, जो घाव लग जाते हैं। तो ये सक्षम है कि ये जो बायोसर्फेक्टेंट है कि ये इसको जो है वो हटा सकता है इफेक्टिवली। तो इसका यूज जो है वो हम आगे आने वाले टाइम में देख सकते हैं कि जैसे जो हमारे सोप वगैरह होते हैं, जो फेस वॉशेस वगैरह होते हैं, उस पे हम इसको यूटिलाइज करके और चीजों को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। बायोसर्फेक्टेंट की बात करें तो ये काफी आजकल पॉपुलर हैं, ये टॉक्सिक नहीं होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और जो बैक्टीरिया वगैरह है इनके हार्मफुल इफेक्ट को खत्म करने में काफी यूजफुल जो है ये रहते हैं। फिर एआई समिट अभी हुआ है बेंगलुरु में, और सर्वम एआई है वहां पे। इन्होंने 2 लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इनको रिलीज किया जो कि एक फाउंडेशन बनाएंगे एआई सिस्टम्स के लिए। जैसे गूगल का जेमिनी है, ओपन एआई का चैट जीपीटी है, उसी तरह से सर्वम का जो है एक नया एआई बनेगा।
ठीक है। और इसके लिए जो है वो ये जो मॉडल्स हैं इनको पूरा ट्रेन किया गया है। इसको 35 बिलियन और 105 बिलियन पैरामीटर्स इसके लिए पूरा रखे गए हैं। इसको इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है, ये कम पावर इसमें लगेगा और जो बाकी एआई मॉडल्स हैं उनसे उनके तहत ये बेहतर तरीके से परफॉर्म जो है वो कर कर सके। तो ये है, तो यहाँ पे इसको दो नए नए इसको लॉन्च किया गया। अब चूंकि एआई काफी आ रहा है, तो एलएलएम के बारे में भी जैसे आ सकता है कि ये क्या होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कि ये वो होते हैं जिनके बेसिस पे जो हमारा एआई सिस्टम है वो पूरा काम करता है। ये एक फाउंडेशनल एआई सिस्टम ट्रेंड है और पूरा जो है बहुत ज्यादा जो है टेक्स्ट डेटा को इसमें रखा जाता है और ये ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सकता है। जैसे अगर हम लोग चैट जीपीटी या जेमिनी यूज करते हैं तो जो भी उसको हम लोग प्रॉम्प्ट देते हैं वो उसी के बेसिस पे उस पे एक्शन लेता है। तो ये सर्वम एआई जो है वो इंडिया का इंडिजिनस एआई को डेवलप करने के लिए ये पूरा काम कर रहा है। ठीक है। और ये जो ट्रेनिंग दी जाती है, ये डेवलप डेवलप किया जाता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, इसके लिए जो है वो जीपीयूज का यूज होता है और इसमें हार्डवेयर और जो इसकी कॉस्ट है ये काफी ज्यादा आती है। ठीक है। प्राइमरी जो डेटा सोर्स होता है उसको इंटरनेट से लिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में और फिर उस पे जो है वो उसको उनको ट्रेनिंग करके इसको पूरा बनाया जाता है। तो इंडिया का जो एआई मिशन है इसके तहत सब्सिडी प्रोवाइड किया जा रहा है ट्रेनिंग वगैरह जीपीयूस को बनाने के लिए और एलएलएम्स को बनाने के लिए। कई सारे जो डेटा सेंटर्स है बनाए जा रहे हैं जिसमें कि जो है वो ज्यादा से ज्यादा इनको लगाया जा रहा है। ठीक है। और कई सारे फॉर्म्स स्टार्टअप जो है वो इसमें काम कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में इंडिया का खुद का पर्सनल जो है वो एआई जो है वो हो जाएगा। फिर लास्ट ईयर इसरो का एक जीएसएलवी रॉकेट था और 29 जनवरी 2025 को इसको लॉन्च होना था, लेकिन ये ऑर्बिट में प्लेस नहीं कर पाया NVS-02 सैटेलाइट को। और उसकी जांच हुई थी तो उसमें बताया गया है कि जो मिशन फेल्योर का रीजन था उसकी पूरी एनालिसिस की गई कि क्यों जो है वो अ, ये हुआ। और इसमें बताया गया कि जो मेन रीजन था वो ये था कि जो सिग्नल था जिसके से जो है वो एक्टिवेट होना था इंजन के ऑक्सीडाइजर लाइन में एक की वॉल, वो हो ही नहीं पाया। तो इसकी वजह से ये जो एयरक्राफ्ट था ये प्रॉपर तरीके से लॉन्च, मतलब इस पे जो सैटेलाइट है ये लॉन्च नहीं पाया और बीच में इसका कनेक्शन जो है वो कट गया और ये सक्सेसफुल नहीं रहा। तो अभी जैसे कल भी मैंने बताया था कि इसरो के भी जो है वो 2 फेल्योर्स हुए थे PSLV रॉकेट के C61 और 62। तो उसकी भी जो है वो जांच चल रही है और उसके लिए एक नई कमेटी जो है वो बनाई गई है। NVS-02 की बात करें तो ये सेकंड सैटेलाइट था एनवीएस सीरीज का और ये इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है, इंडिया का नेविगेशन और कॉन्स्टलेशन वो बन रहा है NAVIC, उसमें सीरीज में इसको लॉन्च होना था लेकिन ये चूंकि फेल कर गया। तो अब आगे आने में कैसे इसको और बेहतर तरीके से किया जाए इस पे पूरा काम होता है, फिर जांच भी होती है कि क्या कॉज रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। CMS-03 और GSAT-7R ये एक इंडिजिनसली डिजाइन्ड और डेवलप्ड सैटेलाइट है और ये 4400 इसका वेट है। ये इंडिया का हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ये जो नेवी स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको बेहतर करने के लिए ये काफी जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये इसमें बताया कि मतलब इन वजहों से जो है ये सक्सेसफुल जो है वो लॉन्च नहीं हो पाया था। ठीक है। तो ये आज का करंट अफेयर्स था और यूट्यूब पे आप हमसे से ज्यादा जुड़िए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। डेली आपकी करंट अफेयर्स क्लासेस चलती हैं और जो हमारी मैगजीन है आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, हर कॉम्पिटेटिव सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर्स आप लगातार इससे पढ़ेंगे तो आपका किसी भी एग्जामिनेशन में गलत नहीं होगा।